डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के कोर्स में दो चैप्टर इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। एक चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन और दूसरा है चैप्टर नंबर 8 वेव्स। ये हमारे संडे टेस्ट का डिस्कशन भी है और ये आपके चैप्टर 8 के बारे में कुछ एमसीक्यूज़ भी हो गए। ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं। तो एमडीकेट का टेस्ट जो है वो ज़ाहिरी बात है पीएमसी लेगा, तो नेशनल एमडीकेट जो है सही है, तो ज़ाहिरी बात है उसका टेस्ट पीएमसी लेगा, तो उसके साथ ये टेस्ट इंतहाई रिलेट करता है। तो ये एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह आपके इनकमिंग जो एमडीकेट टेस्ट होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा और ये ज़्यादातर कंसेप्चुअल हैं, तो वहाँ पर जो एमसीक्यूज़ भी आते हैं वो ज़्यादातर कंसेप्चुअल होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो किस चीज़ के बारे में है। तो वेव्स के चैप्टर के बारे में ये एमसीक्यूज़ है। तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है, ये हमारा पास क्या है, ये हमारे पास है, ये है चैप्टर नंबर 8। ज़हन में रखिए चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है वेव्स। और इस चैप्टर में हम जो वेव्स डिस्कस कर रहे हैं वो है मैकेनिकल वेव्स हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स स्ट्रिंग वेव्स ये डिस्कस कर रहे हैं। साउंड वेव्स या स्ट्रिंग वेव्स, इन दो वेव्स का डिटेल से जिक्र है आपके पास। तो इस चैप्टर के बारे में ये एमसीक्यूज़ हैं। स्टूडेंट, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है फिजिक्स स्क्वाड। काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये ज़रूरी है, सही है। तो इस पे बात करते हैं। हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो क्या है, तो चले पढ़ते हैं। When two waves of same frequency and constant phase difference interfere, there is a what? तो आपके पास क्या होगा, गेन ऑफ एनर्जी होगा। एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but it can be changed from one form to another form। तो एनर्जी को तो आप गेन नहीं कर सकते, मतलब व्हाट कांस्टेंट फेज डिफरेंस, देयर इज ए गेन ऑफ एनर्जी। तो मे भी एक पॉइंट पे गेन ऑफ एनर्जी हो जाए, लॉस ऑफ एनर्जी में भी लॉस ऑफ एनर्जी भी हो जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, हाँ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती है। या सेकंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विद इट्स टोटल वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सुने, जब भी इंटरफेरेंस होता है, चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, इंटरफेरेंस का जो बेहतरीन पैटर्न होता है, जो स्मूथ पैटर्न होते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, यानी ब्राइट डार्क या लाउड साउंड या साइलेंट। तो इसमें सिर्फ एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पर एनर्जी मैक्सिमम होगी, किसकी, वेव्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर एनर्जी मिनिमम होगी। सो हियर इट इज ओनली द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एट सम पॉइंट एनर्जी इज मैक्सिमम एंड सम पॉइंट एनर्जी इज मिनिमम बट द टोटल वैल्यू विल बी रिमेन कांस्टेंट। सो लुक एट हियर, according to law of conservation of energy remain, it is the redistribution of energy and total will be remain constant. So correct option is D. Next question, which of the following does not change when a wave travel from air to what, water, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो कौन सा चीज चेंज नहीं होगा। क्या वेलोसिटी चेंज होगी? हाँ, एक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर आप एयर से वाटर में वेव्स मूव कर देती है तो उसका स्पीड चेंज हो जाते हैं, और जब स्पीड चेंज हो जाता है डेफिनेटली वेवलेंथ भी चेंज होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ वाइब्रेटिंग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, वो सोर्स जो वेव्स पैदा करता है। सपोज अगर सिंपल पेंडुलम वाइब्रेशन कर रहे हैं, सो here this the vibration of this simple pendulum is the source of the wave। अब अगर सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, इट कंप्लीट 20 oscillation in 1 second, तो उससे जो वेव्स पैदा होंगे उनकी भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 हर्ट्ज ही होगी। रिमेंबर, सो फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, सोर्स। सोर्स मीन्स विच प्रोड्यूस द वेव्स and waves produced by vibrating source, so frequency will not change. So the correct option is what, ball,
Remember, this is your correct option, ball B. Next question. A 20 waves passing through a point in the medium in 1 second. 20 waves 1 सेकंड में पास हो जाते हैं एक पॉइंट से. नंबर ऑफ waves passes at a point in 1 second या per second. It means it is frequency. Number of waves per unit time यहाँ पर 1 सेकंड है तो वो कितना है 20 डिवाइड बाई 1 तो कितना आ गया 20 हर्ट्ज. दिस इज फ्रीक्वेंसी विद ए स्पीड ऑफ 20. दिन द वेवलेंथ तो वेव का वेवलेंथ स्पीड भी गिवन है कितना है तो वेवलेंथ मालूम करें स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड. वेवलेंथ मालूम करने के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे. v इज इक्वल टू एफ लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइड बाई एफ. दोनों 20 है. जब आप ये वैल्यू पुट करते हो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगा 1 मीटर. बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आसान एमसीक्यूज है. सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट डेल्टा डी. The waves in which the particle of the medium vibrate parallel to the direction of motion. It means कि अगर जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में वेव्स भी प्रोपोगेट कर रहे हैं, इट मीन्स दीज आर कॉल्ड व्हाट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सो हियर these are what longitudinal waves. These are what longitudinal waves. In another word, इसको हम आगे और एमसीक्यूज में भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह. The phenomena of passing of waves from one medium to another medium. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं डायफ्रैक्शन. नो, डायफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन पासिंग थ्रू एन ओपनिंग. तो ये तो डायफ्रैक्शन नहीं हो सकता. ट्रांसमिशन यस इसके बारे में सोचा जा सकता है. रिफ्रैक्शन तो बेंडिंग को कहते हैं. जब वेव्स आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से अवे, डिपेंड करते हैं कि कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है. या रिफ्लेक्शन तो बाउंसिंग बैक को कहते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज सी कैट. 127 हो गया. 128 व्हेन ए वेव्स गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज ए चेंज. जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाते हैं तो चेंज आता है किस में. हाँ, वेलोसिटी में तो चेंज आते हैं, वेवलेंथ में भी चेंज आते हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता. डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी. ए में क्या है वेलोसिटी यस चेंज, सी में क्या है वेवलेंथ यस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन डेल्टा. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 128. द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स having frequency 250 hertz compared with the speed of sound having frequency 512 hertz. Remember student कि आपके पास इसके स्पीड के बारे में पूछ रहे कि एक वेव का स्पीड है 256 हर्ट्ज, दूसरे का है 512 हर्ट्ज. तो कौन से आपके पास. तो फिर आपसे पूछते हैं द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स किसका स्पीड ज्यादा होगा. हाफ एस ग्रेड, ट्वाइस एस ग्रेड, 4 टाइम एस ग्रेड. D number same. Speed of wave does not depend upon the frequency of waves. Remember student, आप ये जो इक्वेशन लिखते हैं v is equal to f lambda, असल में ये इक्वेशन है v is distribution to lambda. Here frequency is constant. तो अगर एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दूसरे की फ्रीक्वेंसी कम है, they will move with the same speed. These waves will propagate with the same speed. So the speed is independent of what frequency. Speed is what? लिखे speed is what? Speed is independent of what? Independent of frequency. ये frequency पे डिपेंड नहीं करता. Next point. The path difference for constructive interference. ये तो बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल बुक के लाइन है. You can do it. The path difference for constructive is n lambda, integral multiple of wavelength. ये तो बुक के लाइन है बिल्कुल. 131. If the number of loops of a stationary waves are increases, then wavelength is what? Wavelength get higher, wavelength ज़्यादा हो जाएगा. Wavelength get shorter, wavelength becomes constant. None of these. तो अगर आपके पास इस ट्रिक को याद करें, lambda n is equal to, ये आपके पास स्टेशनरी वेव्स की बात कर रहे हैं. रिमेंबर, अगर मैं स्ट्रिंग वेव्स की बात करता हूँ तो 2l डिवाइड बाई n
इससे ये पता चलता है कि वेवलेंथ और नंबर ऑफ लूप, n इज द नंबर ऑफ लूप, तो नंबर ऑफ लूप्स जितने बढ़ते जाएंगे वेवलेंथ के साथ क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, इनवर्स रिलेशन है. सो द वेवलेंथ विल गेट शॉर्टर शॉर्टर एंड शॉर्टर बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द नंबर ऑफ लूप्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बॉल. 132, 2 pipes, one is open and the other is closed at one end, are of same length in the ratio of the fundamental frequency of what. दो पाइप है, एक ओपन है और दूसरा क्लोज है. तो ओपन आर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है वो है V इज इक्वल टू 2L, और ये ओपन के लिए है, दिस इज फॉर ओपन. और क्लोज के लिए FC वो है V डिवाइड बाय व्हाट, 4L. शाबाश. इन दोनों का रेशो मालूम करें तो F ओपन डिवाइड बाय F क्लोज आर्गन पाइप. तो F ओपन कितना है, V डिवाइड बाय 2L, और ये कितना है, V डिवाइड बाय 4L. ये सारे टर्म तो खत्म हो जाएंगे, L खत्म हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा. तो 4 डिवाइड बाय 2 तो आपके पास आएगा 2:1. तो 2:1 बाल. यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट. द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर दैट इज व्हाट 1000 millimeter long is 256 hertz. When the wire is shortened, ये स्टूडेंट ये 50 के बजाय इसको 500 करें, 500 millimeter. Then the same tension, keeping the same tension, what is the fundamental frequency? तो ये ज़हन में रखिए स्टूडेंट, इन स्टेशनरी वेव्स में, स्ट्रेच स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी और लेंथ के दरमियान क्या है, लेंथ के दरमियान आपके पास क्या है, इनवर्स है. क्या है, इनवर्स है. तो पहले लेंथ कितना है, 1000 है, फिर आपने लेंथ को कितना किया, 500. ये लेंथ को मैंने कहा 50 के बजाय इसको 500 करें. तो फिर आपके पास अगर आप लेंथ को हाफ करें, अगर आप लेंथ को हाफ करें तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये F1 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है. अगर आपने लेंथ को हाफ किया है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी. तो अगर आप यानी लेंथ को हमने हाफ किया है, किस तरह बचाए, इसको हमने 500 से 1000 से 500 किया है, तो लेंथ हाफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. यानी इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है. और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल 256 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 256 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 2, तो क्या आपके पास आ जाते हैं, यू विल गेट व्हाट, डी ऑप्शन, डेल्टा. The minimum wavelength of closed pipe which can sound with a note of wavelength 1 meter. The minimum wavelength. इसके लिए आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं. The minimum wavelength आप ये यूज करते हैं for closed organ pipe. The minimum lambda n is equal to V divided by what, आपके पास है 4L. ये यहां पर आप लेंथ मालूम करते हैं. तो अगर आप लेंथ मालूम करते हैं ना कि किस चीज को आप, वेवलेंथ आपके पास गिवन है, तो अगर आप लेंथ मालूम करते हैं तो इस चीज को इधर शिफ्ट करें, L को, और लेमडा को इधर शिफ्ट करें, तो आपके पास L आ जाएगा, दैट इज व्हाट, V डिवाइड बाय व्हाट, लैम्डा n. तो V की बात तो यहां पर नहीं कर रहे. आपके पास वेवलेंथ कितना है, 1 मीटर है, इस V को साइड पे रखे, V इज इक्वल टू, और लेमडा कितना है, 1 मीटर है. तो सॉरी, यहां पर आपके पास क्या है, 4 आपके पास गिवन है ना, हमने लेमडा को मालूम करना है. यहां पर ये इक्वेशन को थोड़ा, इसको थोड़ा क्रॉस करें, इसको मिटाते हैं इक्वेशन में. ये देखिए हमारे पास द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ क्लोज पाइप विच कैन साउंड विद ए नोट ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर. तो लेमडा इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट, हमारे पास क्या है, 4L डिवाइड बाय व्हाट, n. क्या मालूम करना है आपने, यहां पर L मालूम करना है. तो L को इधर ही छोड़े और बाकी चीजों को इधर शिफ्ट करें, तो L इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, और लेमडा कितना है, 1 है, 1 डिवाइड बाई 4. जब आप 1 को 4 पे डिवाइड करते हैं, यू विल गेट व्हाट, 0.25. ये आपके पास ये आ जाएगा. करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट पॉइंट, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ फिक्स बोथ एंड इज वाइब्रेटिंग इन 2 सेगमेंट्स. 2 सेगमेंट्स का मतलब है 2 लूप्स. n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई, शाबाश, n की वैल्यू हो गई 2.
द वेवलेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव इज व्हाट, ये इक्वेशन यूज करें, शाबाश, लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l डिवाइड बाय n। मैं ये इक्वेशन क्यों यूज करता हूं, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए हम ये इक्वेशन यूज करें, 2l डिवाइड बाय n। तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं, 2, और इस स्ट्रिंग का आपके पास स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, तो अब यहां पर आपके पास क्या है, दैट इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई बाय l, और नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं 2, तो ये 2 से खत्म हो जाएगा और आपके पास l आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ l के बराबर आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 136, 100 centimeter long string fixed at both ends plugged from the middle the wave of the stationary wave। अगर आपने इसको मिडल से डिस्टर्ब किया है तो फिर आपके पास इसमें then the wavelength of the stationary waves कितने होंगे, दोबारा ये इक्वेशन यूज करें, lambda n is equal to what 2l divided by n। लेकिन अगर आपने इसको मिडल से डिस्टर्ब किया है, according to your book, आपके पास ये आपके बुक में बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके पास इनकी, अगर आप इसको मिडल से डिस्टर्ब करते हैं तो इसमें एक लूप बनेगा, इनकी वैल्यू क्या होगी 1, तो यहां पर पुट करें, इनकी वैल्यू जब आप 1 पुट करते हैं तो 2l आ जाते हैं और ये 1 आ जाएगा, और l की वैल्यू क्या है, दैट इज 100, तो आपके पास आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो क्या इसमें 200 सेंटीमीटर है, क्योंकि 2 मीटर किसके बराबर होते हैं, 200 सेंटीमीटर। द करेक्ट ऑप्शन इज बॉल बी। In case of standing waves, as the string vibrate in more and more loops, ये क्वेश्चन इससे पहले हो चुका है। So its wavelength is what goes on increasing, no, its wavelength is what goes on decreasing, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन इज what B, ball। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, at what temperature the velocity of sound is double than is at 10 centigrade। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन सेंटीग्रेड में है और कुछ ऑप्शन आपके पास क्या है, केल्विन में है, तो हमने आंसर निकालना है केल्विन में। स्टूडेंट इसके लिए एक ट्रिक यूज करें, आपके पास ये टेम्परेचर कितना है, ये है सेंटीग्रेड में, ये है सेंटीग्रेड में, तो अगर मैं इसको सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इस 10 सेंटीग्रेड को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस में, केल्विन में। तो अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इस 10 के साथ क्या ऐड करूंगा, 273, तो ये बन जाएगा 283 केल्विन, 283 केल्विन ये बन जाएगा। तो अगर आप वो टेम्परेचर मालूम करो जिस पे स्पीड डबल हो जाए, तो T डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई T, और ये T कितना है, दिस इज योर T, दिस इज द वैल्यू ऑफ T। तो अगर आपके पास डबल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है n की वैल्यू क्या है, 2 है। जब n की वैल्यू आपके पास 2 है तो दैट इज व्हाट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट 283, तो इससे आपके पास आ जाएगा 1132। लेकिन ये सेंटीग्रेड में आंसर नहीं मांगते। रिमेंबर, जब आप ये ट्रिक यूज करते हैं तो आप अपना आंसर किस में कन्वर्ट करोगे, आप अपना आंसर कन्वर्ट करोगे किस में, केल्विन में। तो अगर आप इससे 273 सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 859 केल्विन। अगर ये सारे सेंटीग्रेड में ये ऑप्शन होते, ये सारे सेंटीग्रेड, तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये सेंटीग्रेड वाला है। लेकिन मैंने ये कहा कि जब आप ये ट्रिक यूज करते हैं तो आप अपना टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में गिवन है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, डी। ए पुलिस मोटर कार इज 130 साउंड ए सायरन दिस फ्रीक्वेंसी व्हाइल चेजिंग ए कार रनिंग एट दिस द अपीयरेंट। देखो, जो गाड़ी जा रही है उसका स्पीड भी ये है, और जो उसको पकड़ रहा है, जिस गाड़ी को पकड़ रहे हैं, सही है, उसका स्पीड भी ये है। तो इनके दरमियान तो रिलेटिव मोशन है ना, नहीं है, इनके दरमियान दोनों का स्पीड सेम है और सेम डायरेक्शन में जा रही है, इनकी वेलोसिटी सेम है। जब वेलोसिटी सेम है, इनके दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं है। द अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन, जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी, जो रियल फ्रीक्वेंसी होगी, रिमेंबर वो आपके पास क्या होगी, वो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी भी होगी। इस क्वेश्चन में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं, इट इज जस्ट कंसेप्चुअल। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, बी, no change. Apparent frequency is equal to the real frequency because there is no relative motion. Both are moving with the same speed in the same direction, means they have the same velocity. Laplace correction in the speed of sound is necessary because propagator से तो no. Laplace का जो concept ये था कि ये process क्या है, adiabatically है, और longitudinal, हाँ वो longitudinal है, लेकिन उसका main concept ये have large wavelength propagate adiabatically. This is correct option। 140 हो गया। A resonating column has a resonance frequency that is 100,
100 एंड 500। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो F1 है वो कितना है, वो 100 है, और जो F2 है वो किसके बराबर है, वो 3F1 के बराबर है, और जो F3 है वो किसके बराबर है, 5F1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है ये जो प्रॉपर्टी है ये किस में हो सकती है, ये ये आपके पास किस में हो सकती है, क्लोज पाइप की प्रॉपर्टी है। क्लोज पाइप में 8 फ्रीक्वेंसीज होते हैं। सो इन ओपन आई कैन नो pipe close at one end, yes, pipe close at both ending, pipe close at one end. A wave traveling at a speed of 130 and has a wavelength of what, 5 meter, then find out the frequency V is equal to what, F lambda, F is equal to what, V divided by lambda. You will get what, D option. What happens when a sound wave is reflected from the boundary of a denser medium? The compression of the incident wave is returned as a. स्टूडेंट यहाँ पर एक कंसेप्ट सीखे, बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पर ब्लंडर करते, ये बात ज़रूर सुने कि अगर ये साउंड वेव से, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, अगर ये साउंड वेव से या लॉन्गिट्यूडनल वेव से, साउंड वेव से, अगर ये साउंड वेव से, और ये साउंड वेव्स आपके पास रेयर से किस में जा रहे हैं, डेंसर में, रेयर में से डेंसर में जा रहे हैं, तो वेव्स जा रहे हैं, वेव्स आपके पास जा रहे हैं किस से, रेयर से किस में, डेंसर में, रिमेंबर। तो अगर ये साउंड वेव्स हैं तो फिर यहां पर रेयर मीडियम्स में इसका स्पीड कम होता है और डेंसर मीडियम में इसका स्पीड क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अगर वेव्स का स्पीड किसी मीडियम में ज्यादा हो जाते हैं तो फिर अगर ये वेव्स यहां पर ये कंप्रेशन, अगर ये कंप्रेशन गया है तो वापस क्या आएगा, एज ए कंप्रेशन ही वापस आएगा। लेकिन अगर ये रेयर से डेंसर में जा रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो अगर इंसिडेंट वेव कंप्रेशन है तो रिफ्लेक्टेड वेव्स जो होंगे वो भी एज ए कंप्रेशन वापस आएगा, ये ज़हन में रखिए। तो इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक अगर ये कंप्रेशन गया है और ये रेयर से डेंसर में गया है जिस तरह ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो कंप्रेशन एज ए कंप्रेशन वापस आएगा। तो अगर कंप्रेशन एज ए कंप्रेशन आएगा तो फिर आपके पास फेस चेंज कितना आएगा, फेस चेंज कितना आएगा, अगर साउंड वेव्स रेयर से, अगर साउंड वेव्स रेयर से डेंसर में जाते हैं फेस चेंज कितना आएगा, 0। लेकिन अगर ये एमसीक्यूज मैंने उल्टा कर दिया, अगर साउंड वेव्स डेंसर से किस में जा रहे हैं, रेयर में, तो अगर ये कंप्रेशन गया है तो यहां से ये वापस आएगा एज ए रेयरफेक्शन आएगा, और फिर आपके पास फेस चेंज कितना आएगा, फेस चेंज कितना आएगा, फेस चेंज कितना आएगा, फेस चेंज कितना आएगा, रिमेंबर 180। यही कंसेप्ट ट्रांसवर्स वेव्स के लिए उल्टा करें। ट्रांसवर्स वेव जब रेयर से डेंसर में जाते हैं वहाँ पर उनका स्पीड कम हो जाते हैं, फेस चेंज आता है। लेकिन अगर साउंड वेव से, लॉन्गिट्यूडनल वेव से, और ये रेयर से डेंसर में जाते हैं तो फेस चेंज 0। अगर कंप्रेशन गया है तो एज ए कंप्रेशन वापस आएगा, अगर रेयरफेक्शन गया है तो एज ए रेयरफेक्शन ही वापस आएगा। लेकिन साउंड वेव्स के लिए अगर वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं और कंप्रेशन आ रहे हैं तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो एज ए कंप्रेशन, एज ए ट्रप, यानी एज ए रेयरफेक्शन वापस होगा। लेकिन अगर यही बात मैं ट्रांसवर्स वेव्स की बात, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स की, अगर ये आपके पास डेंसर से रेयर में आ रहे हैं तो नो फेस चेंज, लेकिन अगर रेयर से डेंसर में आ रहे हैं तो फेस चेंज होगा और क्रस्ट वापस जाएगा एज ए ट्रप। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रहा हूं। तो मैं इन जो ट्रांसवर्स वेव्स का कंसेप्ट है, फेस चेंज कब आएगा कब नहीं आएगा, उस कंसेप्ट को उल्टा करो। किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए। बात खत्म, बात खत्म। तो अगर ये कंप्रेशन गया है तो एज ए कंप्रेशन वापस आएगा। द फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ इन ए क्लोज ऑर्गन पाइप इज 50 सेंटीमीटर।
then the second resonance length will be what? रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो उस रेजोनेंस लेंथ को मालूम करने के लिए लेमडा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 क्लोज आर्गन पाई पे है लेमडा डिवाइड बाई 4। अगर फर्स्ट रेजोनेंस है, रिमेंबर अगर आपके पास फर्स्ट रेजोनेंस है तो रिमेंबर स्टूडेंट इन की वैल्यू आप 0 पुट करें, तो फिर आपके पास L1 कितना, ये Ln है, तो फिर आपके पास L1 आ जाएगा, दैट इज व्हाट 2 इंटू व्हाट 0 एंड प्लस 1 लेमडा डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा लेमडा बाई 4, और ये किसके बराबर, ये तो गिवन है कि ये 50 सेंटीमीटर बराबर। तो सेकंड रेजोनेंस कब होगा, सेकंड रेजोनेंस कब होगा, जब इन की वैल्यू क्या हो 1, तो फिर आप पुट करें L2 इज इक्वल टू, शाबाश, वही ऊपर वाला फार्मूला यूज करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड प्लस 1 लेमडा बाई 4, तो इससे आ जाएगा 3 लेमडा बाई व्हाट 4, और लेमडा बाई 4 किसके बराबर है 50, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना आएगा 150 सेंटीमीटर। क्या 150 है इसमें? यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। A source of sound of frequency f90 Hz is moving toward a observer with velocity 1/10 of the velocity of sound. The frequency here by the observer will be what? Frequency कितनी है 90। तो ये सोर्स किसकी तरफ जा रहे हैं, लिसनर, स्टेशनरी लिसनर की तरफ जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी। तो क्या ये ऑप्शन हो सकते हैं? नहीं, ये ऑप्शन तो उड़ गया। और ये यहाँ पर जो गाड़ी का स्पीड ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी था इज मूविंग टुवर्ड एन ऑब्जर्वर विद ए वेलोसिटी 1/10 विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी यहाँ पर गाड़ी का स्पीड v एस, स्पीड ऑफ सोर्स किसके बराबर है, v डिवाइड बाय 10 के बराबर है। तो क्या ये एक ऑप्शन तो उड़ गया, तो चले ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, f डैश इज इक्वल टू v डिवाइड बाय v माइनस vs मल्टीप्लाई बाय रियल फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर जब गाड़ी लिसनर के करीब जा रही है स्टेशन, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो नीचे वाले टर्म को कम रखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, ऊपर वाले टर्म को ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर तो वैसे भी लिसनर जो है वो रेस्ट में है, तो नीचे वाले टर्म को माइनस रखेंगे। यहाँ पर अब वैल्यू स्पोर्ट करें v, और नीचे वाला टर्म ये भी v होगा, और ये v s किसके बराबर है, v बाय 10, तो आपके पास f आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल LCM ले ले, ये नीचे वाला टर्म क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, शाबाश, 9v डिवाइड बाय 10, ये स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया, ये आपके पास आ जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई f कितना है 90, 10 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 90, ये ख़त्म हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100। So the correct answer is what? 100. Next question. Two waves unidentical have frequency in the ratio that is this. If their wave speed are the same, then how do their wavelength? Two waves on identical string have same frequency. Two waves on identical string have a frequency in the ratio of what? 2:1. अगर दो वेव्स है, टू वेव्स ऑन आइडेंटिकल स्ट्रिंग, बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रिंग हैं, हैव ए फ्रीक्वेंसी इन द रेशो ऑफ व्हाट 2:1। इफ देयर वेव स्पीड आर द सेम, अगर इनका वेव स्पीड सेम है, देन हाउ डू देयर वेवलेंथ, यानी आपसे पूछ रहे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन होगा। कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स टू व्हाट वेवलेंथ। फिर अगर आप इसका रेशो मालूम करते हैं f1 डिवाइड बाई f2, इते क्या आएगा लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1। तो f1 कितना है f1, तो इसका रेशो आपसे तो लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1 पूछते हैं, तो ये तो आपके पास क्या है लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1, दैट इज f1 डिवाइड बाई व्हाट f2। तो f1 2:1, f1 यहां पर कितना है, शाबाश, तो f1 कितना है
तो इनका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, यानी अगर हम इसका रेशो मालूम करते हैं रेशो, तो फिर हम लिखेंगे शाबाश लेमडा 1 डिवाइड बाई लेमडा 2, तो इधर क्या आएगा F2 डिवाइड बाई व्हाट F1। तो F2 कितना है, F2 तो 1 है और F1 कितना है 2, तो क्या आएगा 1 रेशो व्हाट 2। तो रेशो क्या आएगा, रेशो क्या आएगा उल्टा आएगा, 2:1 है ना, तो 1:2 आएगा। सिंपल इनवर्स रिलेशन है। As the wavelength of the wave in a uniform medium increases, its frequency will be what? अगर एक मीडियम में वेव्स का वेवलेंथ मुसलसल ज्यादा हो रहा है तो उसके फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा। तो भाई अगर एक मीडियम में वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि वेव स्पीड ज्यादा हो रही है। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स है। बिल्कुल मैंने कहा, लेकिन वहां पर मैंने स्पीड को कांस्टेंट रखा था। यहां पर तो ये कह रहे कि वेवलेंथ मुसलसल इंक्रीज हो रहा है एक मीडियम में, तो मीडियम कांस्टेंट है। मतलब ये है कि एक मीडियम में एज द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इन ए यूनिफॉर्म मीडियम इंक्रीजेस, तो अगर उसका वेवलेंथ ज्यादा हो रहा है इसका मतलब ये है कि उसका स्पीड उस मीडियम में ज्यादा हो रही है। सही है, उस मीडियम में। तो इसका मतलब ये है कि इट्स फ्रीक्वेंसी विल व्हाट डिक्रीजेस रिमेन द सेम इंक्रीजेस। इट मींस इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट मीडियम। ये तो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव्स ट्रेवल। यस, इस पे सोचे जा सकते हैं। बिल्कुल, स्पीड तो एक वेव का स्पीड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। वेव लेंथ ऑफ द वेव उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। नो नो नो, बोथ द वेव लेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ये तो गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन वेव स्पीड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट आंसर। Two waves are traveling through the same container of nitrogen gas. Wave A has a wavelength da and wave B has a wavelength of what da. The speed of the wave B must be what? भाई अगर ये एक ही मीडियम में, एक ही कंटेनर में, एक ही मीडियम में ट्रेवल करते हैं, खैर एक का वेवलेंथ ज़्यादा हो दूसरे का वेवलेंथ कम हो, तो व्हाट अबाउट देयर वेवलेंथ? द स्पीड ऑफ द वेव बी मस्ट बी। तो स्पीड तो मीडियम की प्रॉपर्टी है और वो मीडियम तो सेम है, एक नाइट्रोजन है, तो स्पीड क्या होगा? इनका स्पीड तो रिमेन सेम होगा। खैर एक का वेवलेंथ ज़्यादा हो दूसरे का कम हो, अगर मीडियम सेम है, एक ही नाइट्रोजन गैस है और उसमें ये प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो जो वेव ए का स्पीड होगा वो वेव बी का भी स्पीड होगा। Two waves are traveling through a container in an inert gas. Wave A has amplitude of this and wave B has amplitude of what? This. The energy of transported by A, by wave A. तो वेव ए कितना एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा? शाबाश। वेव ए का एम्पलीट्यूड कितना है? 0.1 और वेव बी का कितना है? 0.2. वेव बी हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सेंटीमीटर, देन द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय वेव ए। वेव ए कितना? तो वेव ए का एम्पलीट्यूड तो वेव बी से कम है, तो एनर्जी और एम्पलीट्यूड के दरमियान क्या रिलेशन है? ये स्क्वायर में है। स्क्वायर में एनर्जी ऑफ वेव डायरेक्ट मोशन टुवर्ड द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ए हियर स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड। तो अगर वेव ए का एम्पलीट्यूड बी के एम्पलीट्यूड से हाफ है, तो ये जो अगर आप एम्पलीट्यूड का हाफ का यानी 1/2 का अगर आप स्क्वायर ले ले तो इससे क्या आ जाते हैं? 1/4। तो वेव ए जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करे वो क्या होगा? 1/4। यस, 1/4 ऑफ बी। 1/2 2 टाइम्स लार्जर देन या 4 टाइम लार्जर देन। तो भाई वेव ए का एम्पलीट्यूड तो कम है, वो तो बी से कम एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा। सो 1/4 इज द करेक्ट ऑप्शन। An ocean wave has an amplitude of the weather condition change and its amplitude become what? 5.0 meter. The amount of energy transported, तो यहां पर देखो पहला एम्पलीट्यूड कितना था? 2.5 था और अब एम्पलीट्यूड डबल हो गया। तो ये कहते हैं कि अब ये एनर्जी कितना? अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो ये जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा वो क्वाड्रुपल होगा, यानी 4 टाइम्स ज्यादा होगा। अभी मैंने कहा कि एनर्जी और एम्पलीट्यूड के दरमियान क्या रिलेशन है? तो यहां पर इस वेव का एम्पलीट्यूड और इस वेव का, इसका एम्पलीट्यूड उससे डबल है। तो अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल किया तो अगर आप 2 का स्क्वायर ले लें तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 टाइम्स।
If you strike a horizontal rod vertically from the above, what can be said about the waves created in the rod? अगर ये एक horizontal rod है और मैं इसको vertically hit करता हूँ from the above, so the particle vibrate vertically और waves इस तरह जाएंगे। जिस तरह आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया उसी तरह ये मीडियम वाइब्रेट करेगा। अगर आपने मीडियम को परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा तो डिस्टर्ब किया है तो ये वाइब्रेट भी परपेंडिकुलर करेगा। सो लुक एट, अब इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक सही ऑप्शन निकलते हैं। द पार्टिकल वाइब्रेट हॉरिजॉन्टल, ये गलत है। द पार्टिकल वाइब्रेट वर्टिकली परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द रेडियस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। A transverse waves is transporting energy from east to west. Transverse waves हैं। The particle of the medium will what? तो ये तो east to west वाइब्रेट नहीं कर सकते। It will vibrate perpendicular. Waves, a transverse wave is transporting energy. ये जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हैं वो जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हैं ना तो उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। सो ईस्ट टू वेस्ट नहीं, बोथ ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड ये भी गलत है। नॉर्थ टू साउथ ओनली, नॉर्थ टू नहीं दोनों, बोथ नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर पार्टिकल एनर्जी ये आपके पास इधर देखो, अगर पार्टिकल एनर्जी ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ इस डायरेक्शन में अगर ये एनर्जी इस डायरेक्शन में अगर ये एनर्जी प्रोपगेट करते तो आपके पास जो मीडियम है वो प्रोपगेट कर northward and southward. Wave is transporting energy from left to right. The particle of the medium are moving back and forth in a left and right direction. इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम है। तो ये कौन से वेव होंगे? डेफिनेटली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगे। Indicate the interval that represent the one full wavelength. ओह बड़ा इंटरेस्टिंग। A to C नहीं, ये तो हाफ ऑफ वेवलेंथ है। वेवलेंथ का सही डिफिनीशन ये है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट विच आर इन सेम फेज। तो A और C तो सेम फेज में नहीं है क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे जा रहे हैं। फिर बी ऑप्शन, B to D, B और B को देखते हैं तो B जो है वो ऊपर है और ये नीचे है तो ये भी सेम फेज में नहीं है। दूसरा C ऑप्शन, A to G तो A और G, A जो है वो ऊपर जा रहे हैं सेम फेज में नहीं और ये नीचे जा रहे हैं तो ये तो डबल ऑफ वेवलेंथ के बराबर है। फिर C to D G तो ये देखो C भी डाउन जा रहे हैं और G भी डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ये दोनों सेम फेज में हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर वेव्स ऑन सरफेस आर ट्रांसफर ड्यू टू व्हाट? रिमेंबर जो वाटर के वेव्स होते हैं ना, इट्स द कम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन वाटर के सरफेस पे जो बहुत कम टाइम के लिए जो वेव्स पैदा हो जाते हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं। और वो ट्रांसवर्स क्यों होते हैं? वो उसके दो रीज़न हैं, या तो ग्रेविटी की वजह से और या सरफेस टेंशन होगा। इन दो रीज़न की वजह से वाटर के सरफेस पे जो वेव्स होते हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन निकालते हैं कि ऑप्शन क्या है? सरफेस टेंशन ये तो ठीक है, ग्रेविटी ये भी ठीक है और प्रेशर ये तो नहीं है। बोथ ए एंड बी, यस बोथ ए एंड बी, ये सही है। When sound waves move from rare medium to denser medium, the phase change। अभी कहा अगर साउंड वेव्स रेयर से डेंसर में जाते हैं तो फिर तो फेस चेंज नहीं आएगा, कंप्रेशन इज ए कंप्रेशन वापस आएगा। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, विंड, फोर्स कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, टेम्परेचर। इट्स जस्ट सिंपल द लाइन ऑफ योर बुक, ये आपके बुक की लाइन है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्लड प्रेशर जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। ये बुक में लिखा हुआ है। ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स विच प्रॉपर्टी ऑफ द वेव विल नॉट चेंज। जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं कंडीशन ये है कि इनका एम्पलीट्यूड स्मॉल हो, इनका एम्पलीट्यूड कंपेरेबल हो। सही है, अगर इनका एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो तो बहुत सी चीज़ों में फिर चेंज आते हैं। लेकिन हमारी बुक में जो सुपरपोजिशन, लीनियर सुपरपोजिशन है, लीनियर सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? कंपेरेबल होगा, स्मॉल होगा। तो फिर यहाँ पर
कौन कौन से प्रॉपर्टी ऑफ वेव चेंज नहीं होंगे? क्या स्पीड चेंज होगा? नो। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नो। वेवलेंथ चेंज होगा? नो। कोई भी चेंज नहीं होगा। वह जो इंडिविजुअल वेव की जो प्रॉपर्टी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है, वेवलेंथ, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, ऑल ऑफ दीज। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। आप यहाँ पर बहुत से, जब ये टेस्ट में क्लास में कर रहा, तो बहुत से स्टूडेंट ने इसको गलत किया था। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। उस साउंड की बात कर रहे हैं, रियल साउंड की बात कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा? तो रियल फ्रीक्वेंसी में तो चेंज नहीं आता, ये तो आपकी जो रिसीविंग फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप कहते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, उसमें चेंज आते हैं। सो द रियल फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल रिमेन कांस्टेंट। रिमेंबर, सोर्स इज मूविंग और अवे, द रियल फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, remain constant, in which case Doppler effect not applicable। तो ये अक्सर स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, और ये आपके बुक के लाइन भी है, ये भी बुक में है। देखो, अगर गाड़ी का स्पीड या लिसनर का स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो गया या उससे ग्रेटर हो गया, तो रिमेंबर फिर डॉपलर इफेक्ट क्या होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। या अगर लिसनर और सोर्स ऑफ साउंड एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी जा रहे हैं, तो फिर भी डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। या अगर सोर्स ऑफ साउंड और जो लिसनर है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से, तो फिर भी डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, सोर्स ऑफ साउंड इज लेस देन सोर्स ऑफ, v इज द स्पीड ऑफ साउंड, v इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो ये तो ठीक है। या अगर गाड़ी रेस में हो तो फिर भी ये एप्लीकेबल, अगर लिसनर उसके करीब आ रहे हैं। या स्पीड ऑफ द सोर्स, स्पीड ऑफ द व्हीकल इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, तो ये ऑप्शन इस केस में डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लिसनर मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, देन द अफेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस ड्यू टुवर्ड। अगर लिसनर सोर्स के करीब जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में जो इंक्रीज आते हैं वो किसकी वजह से? वेवलेंथ की वजह से? नो नो नो, लिसनर कांट कंप्रेस द वेव। लिसनर जो है वो वेव को कंप्रेस नहीं कर सकता। जब वो वेव को कंप्रेस नहीं कर सकता तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। तो फिर किसकी वजह से? डिस्टेंस की वजह से। हाँ, डिस्टेंस तो इनके दरमियान एक रीजन हो सकते हैं, लेकिन रिमेंबर डिस्टेंस रीजन है इनडायरेक्ट। ये रिलेटिव स्पीड की वजह से होते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस की वजह से चेंज नहीं आता, ये ध्यान में रखें। द रिलेटिव स्पीड, यस, रिलेटिव स्पीड की वजह से आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 centimeter is equal to the second overtone of an open organ pipe on both ends, open on both ends. The length of the organ pipe open at both end, उसका क्या होगा? तो पहले तो समझते हैं कि किस चीज़ का लेंथ गिवन है। लिखा हुआ है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ओपन ऑर्गन पाइप के सेकंड ओवरटोन मींस थर्ड हार्मोनिक, यानी 3f ओपन के बराबर है। तो आप बताएं कि ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ कितना होगा? ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ कितना होगा ये मालूम करें। और क्लोज ऑर्गन पाइप का कितना है लेंथ? वो है गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब क्लोज ऑर्गन पाइप की इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू 4LC, और ये किसके बराबर है? दैट इज 3v डिवाइड बाई 2L ओपन। तो भाई ये v तो v के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या मालूम करना है? आपने L नॉट मालूम करना है, तो 1 डिवाइड बाई 4LC, इधर आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2L नॉट। शाबाश, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंशाल्लाह आपके पास आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। यू कैन डू इट, ये आप कर सकते हैं। ए वेव कैन बी डिस्क्राइब, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक वेव को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर गिवन हो जिससे हम वेव को कंप्लीटली डिस्क्राइब या एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पीड एंड वेवलेंथ, क्या इससे हम एक वेव को फुली डिस्क्राइब कर सकते हैं? इस पर सोचा जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इस पर भी सोचा जा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। अगर आपके पास एक वेव का डिस्प्लेसमेंट गिवन हो फ्रॉम द मीन पोजीशन और टाइम, द प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव
इज व्हाट कैन बी डिस्क्राइब बाय व्हाट, बाय पोजीशन एंड टाइम। तो हम उसको फुली डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट, टाइम। तो किसी भी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ दो पैरामीटर की जरूरत होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। करेक्ट ऑप्शन इज सी। The second overtone of an open argon pipe has the same frequency as the first overtone of the closed argon pipe, of the closed pipe L meter length. The length of the open argon pipe. क्या लिखा है? The second overtone. Second overtone का मतलब है third harmonic of open argon pipe is equal to शाबाश the fundamental frequency of what? Of closed argon pipe. Has the same, the second overtone of an open has the same frequency as the first overtone. इस क्वेश्चन को the second overtone of an open organ pipe, second overtone का मतलब है third harmonic, has the same wavelength as the fundamental frequency. तो इसकी जगह लिखेंगे ये आपके पास क्या है, the second overtone of open organ pipe। तो उसके लिए इक्वेशन है 3v डिवाइड बाय व्हाट 2l, और ये किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश ये आपके पास बराबर आ जाएगा v डिवाइड बाय व्हाट 4l। तो ये v तो इसके साथ उड़ जाएगा और आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाय ये कौन सा है, l ओपन, 2l ओपन, दैट इज व्हाट v डिवाइड बाय व्हाट 4l। आपने मालूम क्या करना है, द लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप, इस ओपन आर्गन पाइप का लेंथ मालूम करें। अब आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास l ओपन आ जाएगा 2l के बराबर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट 2l। You can do it, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। In a string waves maximum speed of a point, यानी एक रस्सी है, उस रस्सी में जो मालिकूल है, ये जो मालिकूल है इसका स्पीड, इसकी बात कर रहे हैं, वेव की स्पीड की बात नहीं कर रहे, एक पार्टिकल की बात करें, एक पॉइंट की बात करें कि इस पॉइंट का जो मैक्सिमम स्पीड है वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं। रिमेंबर आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है, v इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज x नॉट ओमेगा। तो ये सिर्फ आपके पास एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो यहां पर लिखे हैं दैट इज वेवलेंथ, नो, एम्पलीट्यूड यस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यस। सो द करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड सी। तो ये बोथ ए एंड सी ना लिखो, ये लिखो बोथ बी एंड सी बस। तो ये ए कैंसिल करो, ये ए नहीं है, बोथ बी एंड सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट डी। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन व्हाट, किस चीज पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, मीडियम, इट ओनली डिपेंड अपॉन मीडियम। ये तो पहले भी कर चुके हैं। ए सोर्स ऑफ साउंड वेव्स मूव टुवर्ड एन ऑब्जर्वर, व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम रिमेन कांस्टेंट, वो तो आपके पास रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ए सोर्स मूव टुवर्ड ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद ए स्पीड ऑफ व्हाट 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, what will be the wavelength of the sound hereby? Remember student, इसके लिए पहले आप ये इक्वेशन यूज करें, f dash is equal to v डिवाइड बाई v माइनस vs मल्टीप्लाई बाई f। f कितना है 10, स्पीड कितना है 10, तो इससे आप f dash मालूम करें। जब आप इससे f dash मालूम करेंगे तो v कितना पुट करेंगे 330, और ये कितना है 330, और ये कितना है 10, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। तो इससे आपके पास आ जाएगा f डैश, ये सिंप्लीफिकेशन करें। फिर जब आप लेमडा डैश मालूम करेंगे तो लेमडा डैश के लिए आप यूज करेंगे लेमडा डैश इज इक्वल टू शाबाश v डिवाइड बाय व्हाट, मेन इक्वेशन क्या है, मेन इक्वेशन है v इज इक्वल टू व्हाट f लेमडा। तो लेमडा आपके पास आ जाएगा v डिवाइड बाय व्हाट f डैश। तो v 330 है और f डैश आपने ऑलरेडी मालूम किया है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 332 इन सिंपल 32। The amplitude of wave is A. What is the amplitude of wave at 2r? तो amplitude of wave और distance के दरमियान क्या है, इनवर्स है। तो अगर आपने distance को कर दिया 2r, distance हो गया डबल, तो amplitude कितना हो जाएगा, जाहिरी बात है आपके पास जो न्यू amplitude हो जाएगा वो A डिवाइड बाई 2 हाफ हो जाएगा, A डिवाइड बाई 2 बी ऑप्शन। The part difference and phase difference is related by what? ये तो बहुत आसान है, बुक की लाइन है। It is what? Related by equation B. B option. According to V is equal to F lambda. अगर आपने फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम्स कर दिया तो स्पीड के साथ क्या होगा? Remember student, हर इक्वेशन आपको जो नजर आते हैं ना उसका यही मतलब नहीं होता।
Here in this relation, frequency is constant. This is a main relationship between what? Speed and wavelength. And frequency is constant. तो यहां पर अगर आप फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम्स करें तो स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा. स्पीड विल रिमेन सेम. जिस तरह आप ओहम लॉ में पढ़ते हैं V इज इक्वल टू IR, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है. ये तो आपके पास क्या है? सिंपल इस इक्वेशन का कांस्टेंट है. आप इस तरह तो नहीं कह सकते अगर हम रेजिस्टेंस को 4 टाइम करें तो वोल्टेज भी 4 टाइम हो. नहीं नहीं, ये तो सिंपल इस इक्वेशन का कांस्टेंट है. इसी तरह हम जब ये इक्वेशन लिखते हैं, इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. इट इज ए मेन रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम्स करें, द स्पीड ऑफ द साउंड या द स्पीड ऑफ द वेव विल रिमेन सेम. दैट इज V. करेक्ट ऑप्शन इज C. स्पीड ऑफ साउंड इज एट 10 सेंटीग्रेड. रिमेंबर स्टूडेंट, जब इसी तरह सिंपल 10 सेंटीग्रेड गिवन हो तो इसके 2 फार्मूला हैं. आप वो अंडररूट वाले भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप अंडररूट वाले यूज नहीं करते और ये आसान वाला यूज करते हैं, VT इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाई T. आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये आसान भी है. तो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड कितना है? 330. और आपके पास 0.61 टेम्परेचर कितना है? 10. तो अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन करें और ये एडिशन करें तो क्या इसमें ये ऑप्शन आते हैं? नो, ये ऑप्शन इसमें नहीं आता. तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? नन ऑफ दीज. व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट स्पीड ऑफ साउंड? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. हाँ, ये तो सही है. स्पीड ऑफ साउंड तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता. या स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज लेस देन इन ह्यूमिडिटी. ये भी सही है. स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. ये भी सही है यार. ये सारे पॉइंट सही है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? D. ऑल ऑफ दीज. ये सब सही है. A string of length 100 centimeter. What is the wavelength of the fourth harmonic? ये तो बहुत easy question है. Lambda n is equal to 2L शाबाश 2L divided by n. नंबर ऑफ हार्मोनिक कितने हैं? 4. तो हम क्या करेंगे? लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? 100 है. तो मल्टीप्लाई बाय 100. नंबर ऑफ हार्मोनिक कितने हैं? 4. तो हमारे पास आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 4. कितना आ जाएगा? 50. You will get 50 centimeter. Correct option is B. The ratio between the amplitude of the two superimposing waves is 3:2. The ratio between the maximum and minimum intensity of the resultant wave कितना होगा? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें. आपके पास जो रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड है वो गिवन है और आपसे पूछते हैं कि रेशो ऑफ इंटेंसिटी मालूम करो, मैक्सिमम टू मिनिमम. इसका ये ट्रिक है. That is the maximum intensity. और यहां पर आप लिखेंगे that is the minimum intensity. हमें पता है कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ एम्पलीट्यूड के दरमियान क्या है? ये एक सिंपल रिलेशन है. ये याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इंटेंसिटी इज डायरेक्ट टू व्हाट? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. हियर A स्टैंड फॉर द एम्पलीट्यूड. तो यहां पर तो मैक्सिमम और मिनिमम का केस है. तो पहले दोनों का एम्पलीट्यूड क्या करेंगे? ऐड करेंगे. दैट इज A1 प्लस A2 स्क्वायर लेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? दैट इज A1 माइनस व्हाट? A2. फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम आ जाएगा. तो अगर आप 3 और 2 को ऐड करते तो इससे आ जाते हैं 25 और सब्ट्रैक्ट करते तो इससे आते हैं 1. तो 25:1. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा स्टूडेंट, ये था आपका आखिरी क्वेश्चन. तो तकरीबन चैप्टर नंबर 8 में ये आपके हो गए 54 क्वेश्चन और ये संडे टेस्ट भी था. तो इसका हमने डिस्कशन की. अगर इस डिस्कशन में कहीं पर भी आपको किसी पॉइंट में किसी एरर का या कोई चीज़ मैंने गलत एक्सप्लेन की, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ डिस्कस करते हैं. थैंक यू सो मच.